हिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आज की चर्चा में हम विशेष रूप से इतिहास और भूगोल के मध्य जो रिलेशन है उसकी बात करना चाहेंगे। जहां तक इतिहास के अध्ययन में भूगोल की उपयोगिता की बात है, हम ऐसा पाते हैं कि इतिहास और भूगोल में बेहद घनिष्ठ संबंध है। जब हम डॉक्टर जॉनसन की पुस्तक टीचिंग ऑफ हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, उसके मार्फत हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि भूगोल के बिना इतिहास तथा इतिहास के बिना भूगोल की कल्पना असंभव है। यानी दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास के अध्ययन के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अतीत में मानवीय कार्यों का लेखा जोखा क्या रहा, इसकी जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से मिलती है। वहीं दूसरी ओर भूगोल के माध्यम से हमें जहां एक ओर प्राकृतिक वातावरण की व्याख्या पढ़ने को मिलता है, उसके माध्यम से हमें मानवीय कार्यों की व्याख्या करने में मदद मिलती है, क्योंकि मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में ही समस्त कार्यकलाप को अंजाम देता है। वी.डी. घाटे ने द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी। उसने अपनी पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि मानव को अपनी भूमिका का अभिनय करने के लिए भूगोल एक रंगमंच प्रदान करता है। दूसरी ओर इतिहास में जहां मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उसमें भौगोलिक तत्व भी एक प्रकार से प्रमुख होता है। मानवीय तत्व में हम मानव की इच्छा शक्ति, परिश्रम एवं ज्ञान से जो भौगोलिक परिस्थितियों को परिवर्तित करने अथवा उन पर विजय प्राप्त करने या संभव को संभव में तब्दील करने का अध्ययन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्थान पर यह कहा था कि असंभव को संभव करने के लिए ही मानव का जन्म हुआ है। इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, यानी उसे भारत की सेना ने अपने मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति के मार्फत बांग्लादेश में तब्दील करके एक नए भूगोल का उसने निर्माण किया। दूसरी ओर जो भौगोलिक तत्व हैं वह भी इतिहास को प्रभावित करते हैं। कई बार मनुष्य अपने मनोबल से, परिश्रम से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे पानीपत के तृतीय युद्ध की हम बात करते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, उसमें मराठों की पराजय क्यों हुई, अहमद शाह अब्दाली के विजय क्यों हुई, इसके पीछे भी हम भौगोलिक तत्वों को विशेष रूप से देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि मराठों को छापामार युद्ध करने का अनुभव था, उनको मैदानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव नहीं था। जबकि 1761 में मराठों के हौसले इतने बढ़ गए थे कि वे दिल्ली को पार करके पानीपत में जब अहमद शाह अब्दाली ने चुनौती उपस्थित की, उसका सामना करने वे पहुंच गए, जबकि मैदानी क्षेत्र में उनको युद्ध करने का किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं था। इसलिए अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की पराजय हो गई थी। डॉक्टर जॉनसन का अभिमत यह था कि समय, ज्ञान एवं भूगोल इतिहास के दो नेत्र के समान है। यानी इतिहास और भूगोल के संबंध को और भी अधिक पुष्ट और महत्वपूर्ण बनाने के लिए डॉक्टर जॉनसन ने ये बातें कही। इसके अलावा जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो कई ऐसे उपकरण हैं जो भूगोल से रिलेटेड हैं, लेकिन उसका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इतिहास के अध्ययन में मानचित्र की बड़ी उपयोगिता होती है। मानचित्र के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हम किस देश की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किस राज्य की बात कर रहे हैं, और
जब हम विश्व इतिहास का अवलोकन करते हैं उसमें ग्लोब की भी बड़ी उपयोगिता होती है। रेखा चित्र के माध्यम से भी, एटलस के माध्यम से भी हम साम्राज्य की सीमा को यहां तक जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा दिशा का ज्ञान भी हमें भूगोल प्रदान करता है। कोई कैंपेन हुआ, कोई अभियान हुआ, उसके बारे में भी हमें भूगोल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। भारत के इतिहास के जब हम सोर्स की बात करते हैं तब हम फाहियान की यात्रा विवरण को पढ़ते हैं, ह्वेनसांग के यात्रा विवरण को पढ़ते हैं। उनका यात्रा का मार्ग क्या था, कहां से कहां तक था, वह भी हमें उसमें भूगोल मदद प्रदान करता है। हम प्राचीन काल में अशोक महान के साम्राज्य की बात करते हैं, उसके साम्राज्य का विस्तार कहां तक था, या अकबर के साम्राज्य के विस्तार की बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति की बात करते हैं। इसमें हमें सीमा के विस्तार के संबंध को समझने के लिए भूगोल की मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त जब हम बृहत्तर भारत की बात करते हैं उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की स्थिति कहां पर है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, उसको जानने का जब हम प्रयास करते हैं, किन किन क्षेत्रों से होकर वह भारत की परिसीमा पर यानी व्यास नदी के तट तक पहुंचा था, उसमें भी हमें भूगोल की मदद करती है। और जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, तैमूर का आक्रमण हुआ, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, और जिन जिन स्थलों पर युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई, पानीपत में हुआ, खानवा में हुआ, कन्नौज में हुआ, हल्दी घाटी में हुआ, इन सभी युद्धों में भौगोलिक परिस्थितियां भी बहुत अधिक उत्तरदायी रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम इतिहास की चर्चा करते हैं उसमें भी भूगोल को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। इंग्लैंड ने अगर अपना औपनिवेशिक साम्राज्य एक समय में स्थापित किया तो उसके पीछे भी भौगोलिक परिस्थितियां उत्तरदायी थीं, क्योंकि इंग्लैंड चारों ओर जल से घिरा हुआ था और उसने अपनी जल शक्ति के सहारे ही औद्योगिक विकास में या उपनिवेशवाद के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए हेमल्यूट यह कहते हैं कि जो रिलेशन स्टेज और नाटक का होता है वही रिलेशन भूगोल और इतिहास के मध्य भी है। माइकेल ने तो भूगोल को इतिहास का आधार निरूपित करने का प्रयास किया है, और जब भी हम किसी देश की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि देश की सभ्यता जलवायु से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में भी जलवायु की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, और इन सब बातों को समग्र रूप से हम इतिहास का जो अध्ययन करते हैं उसमें भूगोल की मदद ली जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हमें कह सकते हैं कि इतिहास का भूगोल से बेहद घनिष्ठ संबंध है। थैंक यू।